एक पेरेंट्स के लिए सुबह का सबसे बड़ा काम होता है अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना। उनको उठाना, नहलाना, नाश्ता करवाना और इंश्योर करना कि स्कूल टाइम मिस ना हो। और जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में होती है, अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही जगह जो एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित होनी चाहिए, वहाँ उसकी जान चली जाए। 8 सितंबर 2017 रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव। सुबह के सिर्फ 8:15 हुए थे। स्कूल की ओर से एक पेरेंट्स के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आता है, जल्दी हॉस्पिटल आइए, आपके बच्चे के साथ एक हादसा हो गया है। हॉस्पिटल पहुंचने पर पेरेंट्स को पता चलता है कि 7 साल के प्रद्युमन का स्कूल के बाथरूम के अंदर किसी ने चाकू से मर्डर कर दिया है। ये खबर सुनते ही पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं। जो स्कूल बच्चों के लिए सबसे सेफ जगह माना जाता है, वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? ये सवाल ना सिर्फ उस फैमिली बल्कि हर पेरेंट्स के दिमाग में उठने लगती है। कुछ ही देर में ये खबर गुड़गांव के हर कोने में फैल जाती है। मीडिया के लोग हॉस्पिटल और स्कूल के आसपास जमा हो जाते हैं और जल्दी ही ये केस हर तरफ चर्चा का विषय बन जाता है। न्यूज़ चैनल पर डिबेट शुरू हो जाते हैं। हर किसी के जहन में एक ही सवाल होता है, कैसे, क्यों और किस वजह से ये सब हुआ। पूरी कहानी सुनिएगा, ये मिस्ट्री केस आपके रोंगटे खड़ी कर देंगे। कैसे पुलिस ने नाकाम होने के बाद सीबीआई ने इस केस को सॉल्व किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रद्युमन ठाकुर के मर्डर की कहानी को पूरी तरीके से समझेंगे। किसने और क्यों इस 7 साल के मासूम बच्चे की जान ली और कैसे उस हत्यारे को पकड़ा गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल, जहां हम ऐसे मिस्टीरियस क्राइम्स पर बात करते हैं जो आपके जहन को हिला कर रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रद्युमन ठाकुर 7 साल का प्यारा बच्चा गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। उसे म्यूजिक और स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और जब भी मौका मिलता वो गाना गुनगुनाने लगता। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी प्रद्युमन हर चीज़ में सबसे आगे रहना चाहता था, पढ़ाई हो या खेल, वो सबका फेवरेट था। प्रद्युमन का परिवार गुरुग्राम में रहता था। उसके पापा वरुण चंद्र ठाकुर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए उन्होंने अपने बच्चों के हर सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की। प्रद्युमन की मम्मी ज्योति ठाकुर एक होम मेकर है। उनका पूरा दिन बच्चों का ख्याल रखने में निकलता था। प्रद्युमन उनकी आंखों का तारा था। वो हमेशा कहती थी मेरा प्रद्युमन जैसा बेटा हर माँ को मिले। प्रद्युमन की एक बड़ी बहन विधि ठाकुर भी है। वो उस वक्त 11 साल की थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी। भाई बहन की बॉन्डिंग इतनी अमेजिंग थी कि वह सिर्फ सिबलिंग नहीं बल्कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे। 8 सितंबर 2017 एक आम दिन जैसा शुरू हुआ। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की चहल पहल थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे और उनमें से एक थे वरुण चंद्र ठाकुर। वह सुबह 7:55 पर अपने बेटे प्रद्युमन को बड़ी बेटी विधि को स्कूल छोड़ने आए। प्रद्युमन हमेशा की तरह खुश था। उसके बैग में बुक्स थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान जो हर किसी को अपना बना ले। और वो स्कूल गेट से अपने पिता को स्माइल वाला बाय करके स्कूल के अंदर चला जाता है। वरुण अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आ गए। उनका घर स्कूल से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। घर आते ही उन्होंने गाड़ी की चाबी फ्रिज पर रखी और तभी उनकी पत्नी ज्योति के फ़ोन पर स्कूल से कॉल आया। वरुण ने सोचा शायद कोई रोज़मर्रा की बात होगी, लेकिन फ़ोन के दूसरे छोर से आवाज़ आई, आपका बेटा प्रद्युमन टॉयलेट के फ्लोर पर गिर गया है और उसकी गर्दन से खून बह रहा है। हम उसे बादशाहपुर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप भी तुरंत आ जाइए। बस ठीक 8:10 पे स्कूल के रिसेप्शन से वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आया, जो फ़ोन मैंने ही पिक किया। उन्होंने कहा कि आप अंजू डुडेजा जो है, जो इन लोगों की जूनियर विंग की सुपरवाइज़र हैं, उनसे आप इमीडिएटली बात करें। मैंने कॉल किया, पहली बार वॉइस डिस्टर्ब थी, फिर मैंने सेकंड टाइम कॉल किया, नॉट रीचेबल था, फिर थर्ड टाइम कॉल किया और ये सारा विदिन अ मिनट हुआ है। कॉल किया उनसे, बात में उन्होंने कहा कि बच्चा बाथरूम के बाहर गिरा हुआ मिला है हमें और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है उसको, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप सीधे हॉस्पिटल पहुँचिए, बादशाहपुर हॉस्पिटल पहुँचिए। ये सुनते ही वरुण का चेहरा पीला पड़ गया। ज्योति रोने लगी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने वरुण से कहा, ये क्या हो गया, हमारे बेटे को क्या हुआ है? वरुण ने ज्योति को संभाला और तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। दोनों हॉस्पिटल की तरफ तेजी से भागे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, प्रद्युमन जल्दी से ठीक हो। जब वरुण और ज्योति हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा, जो उनके लिए सब कुछ था,
अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि प्रद्युमन को हॉस्पिटल लाने से पहले ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसकी गर्दन पे इतनी गहरी चोट थी कि वह बच नहीं पाया। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। ज्योति को यकीन नहीं हुआ और वो हैरान रह गई। वो बार बार अपना सिर हिलाती रही मानो ये सब कुछ एक बुरा सपना हो। वरुण ने अपनी पत्नी को सहारा दिया। दोनों ही बिल्कुल टूटे हुए से लग रहे थे। एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देना एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे ये खबर पूरे अस्पताल में फैल गई। किसी ने पुलिस और मीडिया को बुला लिया। अब सबकी निगाहें प्रद्युमन के हत्या के रहस्य पर टिकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस निर्दोष बच्चे को किसने मारा है। पुलिस स्कूल के घटनास्थल पर पहुंचती है जहां टॉयलेट में खून बिखरा हुआ था। वहां पे खून से सना हुआ एक चाकू पुलिस को मिलता है। पूछताछ शुरू हुई। वहां मौजूद लोगों से सवाल किए गए। पुलिस को जल्द से जल्द एक आरोपी चाहिए था। प्रद्युमन की हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हरियाणा पुलिस ने स्कूल के हर स्टाफ सदस्य और छात्र से पूछताछ शुरू कर दी। जांच का पहला सवाल था कि प्रद्युमन को सबसे पहले किसने देखा। स्टाफ ने बताया कि अन्य कक्षा के कुछ छात्र सबसे पहले प्रद्युमन को बाथरूम में पड़े हुए देखे। बच्चों ने बताया कि प्रद्युमन की गर्दन से खून बह रहा था और वो बाथरूम के फर्श पर तड़प रहा था। पुलिस ने अगला सवाल पूछा कि प्रद्युमन को कहाँ ले जाया गया और कैसे। स्टाफ ने बताया कि कुछ शिक्षक और बस कंडक्टर अशोक कुमार ने प्रद्युमन को उठाकर प्रिंसिपल की गाड़ी में डाले थे क्योंकि प्रद्युमन की हालत बहुत गंभीर थी और एम्बुलेंस का इंतजार करने का समय नहीं था क्योंकि उसको जल्दी से अस्पताल पहुंचाना था। पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम के लोग बड़ी सावधानी से सबूत इकट्ठा कर रहे थे। हर एक कदम पर वे ये कंफर्म कर रहे थे कि कोई भी सबूत नष्ट ना हो। बाथरूम के फर्श पर खून के धब्बे और उंगलियों के निशान जैसे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हत्यारा घटनास्थल पर काफ़ी देर तक रहा था। पुलिस ने देखा कि टॉयलेट के बाहर एक कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। हालांकि स्कूल के कई सीसीटीवी कैमरे खराब थे लेकिन सौभाग्य से उस दिन टॉयलेट के कोने में लगा सीसीटीवी सही था। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि बस कंडक्टर और अशोक कुमार टॉयलेट के पास था। हालांकि मर्डर का सीधा वीडियो नहीं था लेकिन पुलिस को लगा कि अशोक इस वारदात का गवाह था या शायद असली गुनहगार। अशोक को बुलाया गया। तुम टॉयलेट में क्या कर रहे थे? अशोक बोला, सर मैं हाथ धोने गया था। क्या तुमने चीख सुनी? नहीं सर। पुलिस को यह अजीब लगा, इतनी जोर से चीख और अशोक ने नहीं सुना। अशोक से फिर से पूछताछ की गई, क्या तुमने प्रद्युमन को मारा? नहीं सर, मैं निर्दोष हूँ। जब पुलिस अशोक से पूछताछ कर रही थी तब वह बेहद घबराया हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पुलिस ने यह देखकर अशोक पर और भी शक किया। पुलिस जानती है कि अपराधी से पूछताछ करते समय उनकी भावनाएं सबसे बड़ा सुराग होती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इस बात का खुलासा कर देती है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। अशोक का घबराना और दिल की तेज धड़कन पुलिस के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि वह कुछ छुपा रहा है। शाम के 6 बजे पुलिस ने अशोक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ का कमरा शांत और अंधेरा भरा हुआ था। पुलिस अधिकारी अशोक पर लगातार दबाव बना रहे थे। घंटों तक चली पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से उससे अपराध स्वीकार करवाया। अशोक के अनुसार पुलिस ने उसे उल्टा लटकाकर पीटा, इलेक्ट्रिक शॉक दिए और नशे की सुई लगाकर, जिससे अशोक पूरी तरह से टूट चुका था। डर और थकान से बिलखता हुआ उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहाँ पर मारा चाकू? यहाँ पे कितनी बार मारा? 2 बार। पुलिस चीफ सुमित कुमार ने अशोक के कन्फेशन के अनुसार मीडिया को यह बताया कि अशोक बस के टूल बॉक्स से एक चाकू को अपने घर ले जाना चाहता था। वो चाकू बहुत गंदा था, उस पर कुछ चिपका हुआ था। इसे साफ करने के लिए वो टॉयलेट गया। वहीं उसे प्रद्युमन मिला। अचानक ही उसके मन में गंदे ख्याल आने लगे। उसने प्रद्युमन के साथ गलत काम करने की कोशिश की लेकिन प्रद्युमन ने विरोध किया और अशोक को लगा कि कहीं ये किसी को कुछ बता ना दे। इसलिए अशोक कुमार गुस्से में आकर अशोक ने प्रद्युमन को चाकू से गले पर वार कर दिया। अशोक कुमार सालों से रयान इंटरनेशनल स्कूल में काम कर रहा था। स्टाफ, टीचर और स्कूल के बाकी कर्मचारियों के लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी कि अशोक जैसा व्यक्ति इस तरह के अपराध में शामिल हो सकता है। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंसान इतने सालों से स्कूल में काम कर रहा था वह अचानक इतने भयानक अपराध को कैसे अंजाम दे सकता है। हरियाणा पुलिस ने अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे गुरुग्राम के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अशोक ने हत्या कैसे की, क्या उसकी मंशा थी और किन हालात में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अदालत ने मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। किसी भी कानून व्यवस्था में कोई भी फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जाता और यह केस महज 2 दिनों में सुलझा दिया गया था। यही बात प्रद्युम्न की मम्मी और आम जनता को परेशान कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि असली गुनहगार कोई और है और पुलिस किसी और को बचाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे मामला गर्माता गया, मीडिया की नज़र इस केस पर और गहरी होती गई। इसी बीच जिस बस में अशोक काम करता था, उसी बस के ड्राइवर ने मीडिया के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि हरियाणा पुलिस ने अशोक को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया था। ड्राइवर के मुताबिक पुलिस ने अशोक को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह टूट गया और उसने वो जुर्म कबूल कर लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। ये खुलासे होते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रद्युम्न की मां को भी लगने लगा कि उनका बेटा का असली कातिल कोई और है और पुलिस से जबरदस्ती किसी और को फंसा रही है। जनता और मीडिया ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब यह साफ होने लगा था कि इस केस में कुछ ऐसा था जिसे पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही थी। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने जब घटना स्थल और सबूतों को बारीकी से जांच की तो एक बड़ा सच सामने आया। जिस चाकू से प्रद्युम्न की कत्ल किया गया था, उस पर अशोक कुमार की उंगलियों का निशान तक नहीं थे। अगर अशोक ने सच में हत्या की होती तो उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने दावा किया था कि अशोक ने बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। प्रद्युम्न के शरीर पर कोई भी यौन शोषण के निशान नहीं थे, जिससे यह साफ हो गया कि पुलिस की कहानी में झोल था। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो जनता और मीडिया ने पुलिस की जांच पर और गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगर अशोक ही असली गुनहगार था तो फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में उसके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिला? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में किसी निर्दोष को फंसा दिया था? अब यह केस और भी उलझने लगा था। जब गुरुग्राम की अदालत में दूसरी बार सुनवाई हुई तो एक महत्वपूर्ण गवाह सामने आया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। माली हरपाल सिंह ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि जिस समय प्रद्युम्न की हत्या हुई थी तब अशोक कुमार टॉयलेट के अंदर गया ही नहीं था। हरपाल सिंह के अनुसार सुबह पहली बार जब उसकी और अशोक की हाय हेलो हुई तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट किए। इसी दौरान अशोक टॉयलेट के बाहर लगे वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था, लेकिन वह अंदर कभी गया ही नहीं। इस गवाही ने पुलिस के पूरे दावे पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने दावा किया था कि अशोक की शर्ट पर खून के धब्बे पाए गए थे, जो ये साबित करता था कि उसने ही प्रद्युम्न को मारा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अदालत में यह बात साफ हो गई कि अशोक की शर्ट पर खून इसलिए लगा था क्योंकि वह घायल प्रद्युम्न को उठाकर कार तक ले गया था ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने पुलिस की पूरी थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए। अशोक कुमार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जिस चाकू से प्रद्युम्न की हत्या हुई थी उस पर अशोक के फिंगरप्रिंट नहीं थे और ना ही उसके कपड़ों पर ऐसा कोई निशान था जो ये साबित कर सके कि उसने किसी हिंसक वारदात को अंजाम दिया था। और कोर्ट में अशोक ने खुलकर कहा कि पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, घंटों पीटा, उल्टा लटकाया, बिजली के झटके दिए और जबरन गुनाह कबूल करवाया। अदालत में इसकी इस गवाही ने सबको चौंका दिया। अब मामला पूरी तरह से पलट चुका था और पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आ गई थी। 15 सितंबर 2017 को प्रद्युम्न के माता पिता ने राज्य सरकार और भारत के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। उनका मानना था कि हरियाणा पुलिस ने मामले की सही से जांच नहीं की और असली अपराधी को पकड़ने के बजाय किसी निर्दोष को फंसा दिया। इस बढ़ते दबाव और जनता के आक्रोश को देखते हुए मामले के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। CBI एक ऐसी जांच एजेंसी है जो हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए जानी जाती है। जैसे ही CBI इस मामले की जांच शुरू करती है, वो सबसे पहले घटना स्थल पर जाकर हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करती है। फिर उन सभी टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट से पूछताछ की जाती है जिन्होंने सबसे पहले प्रद्युम्न को घायल अवस्था में देखा था। साथ ही CCTV फुटेज को भी दोबारा ध्यानपूर्वक खंगाला जाता है। इसी दौरान CBI के हाथ एक ऐसा CCTV फुटेज लगता है जो इस पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख देता है। मात्र 8 सेकेंड के इस वीडियो में दिखता है कि एक 16 साल का स्टूडेंट जो प्रद्युम्न के टॉयलेट में जाने के कुछ ही सेकेंड बाद अंदर जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसकी शर्ट के अंदर कोई उभरी हुई चीज नजर आती है जो देखने में किसी हथियार जैसी लगती है। इस अहम सबूत को शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। पुलिस ने एक छात्र पर शक करने के बजाय सीधे अशोक को आरोपी घोषित कर दिया, क्योंकि उनके नजरिए से एक 16 साल का लड़का किसी बच्चे की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन जिस लड़के पर अब CBI का शक गहरा हो रहा था, वही सबसे पहले प्रद्युम्न को घायल अवस्था में देखकर चिल्लाता है और
स्टाफ और टीचर को बुलाता है। सीबीआई को जब इस लड़के पर शक हुआ तो उन्होंने उसे गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया। सीबीआई ने सबसे पहले इस छात्र की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया। जांच के दौरान वह बेहद नर्वस था, उसके जवाब बार बार बदल रहे थे। जब उससे पूछा गया कि उसने प्रद्युम्न को घायल अवस्था में देखा तो वह यह बताने में बार बार झिझक रहा था कि उसने वहां क्या देखा था। जब उससे चाकू के बारे में पूछा गया तो उसने सीधे जवाब देने के बजाय बात घुमाने की कोशिश की। सीबीआई को अब यकीन हो गया था कि ये लड़का कुछ छिपा रहा है। इसके बाद सीबीआई ने इस लड़के को फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया। यह एक साइंटिफिक तकनीकी होती है जिसमें झूठ बोलने वाले व्यक्ति के दिमाग की प्रतिक्रियाओं और व्यवहारिक बदलाव को परखा जाता है। इस टेस्ट में अपराधी के बयान, हाव भाव, तनाव के स्तर और आंखों के मूवमेंट तक की जांच की जाती है। इस टेस्ट में ये लड़का बुरी तरह फंस जाता है। सीबीआई ने इस लड़के से जब लगातार पूछताछ की तो वह शुरू से बचने की कोशिश करता रहा। पहले उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस शोर मचाने वाला पहला व्यक्ति था। फिर उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने टीचर्स को बुलाया। लेकिन जब सीबीआई ने उसके फ़ोन का डेटा खंगाला तो पता चला कि वह कुछ समय से अपराध से जुड़ी चीज़ें ऑनलाइन सर्च कर रहा था। जब सीबीआई ने उसके दोस्तों और क्लासमेट्स से पूछताछ की तो पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से स्कूल बंद कराने के बारे में बातें कर रहा था। एक्चुअली उसने अपने ग्रुप में बोला था कि टेंशन मत लो, इस बार का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। आखिरकार सीबीआई ने उसे कड़े सवालों में घेरे में ले लिया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस लड़के ने कबूल किया कि उसने यह हत्या जानबूझ करके की थी। वह स्कूल में एग्ज़ाम और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टालना चाहता था। इसके लिए उसने स्कूल में कोई बड़ा हंगामा करने की योजना बनाई जिससे स्कूल कुछ समय के लिए बंद हो जाए। हत्या करने के लिए उसने घर से पहले से ही एक धारदार चाकू लाकर अपने बैग में रखा था। घटना के दिन जब उसने प्रद्युम्न को वॉशरूम में अकेला जाते देखा तो उसने भी तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसने अचानक चाकू निकालकर प्रद्युम्न के गर्दन पर वार कर दिया। वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबसे पहले लोगों को बुलाने का नाटक करने लगा ताकि किसी को उसे लेकर शक ना हो। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि आमतौर पर वह प्रद्युम्न को जानता तक नहीं था, बस वह किसी भी छोटे बच्चे को मारना चाहता था ताकि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। 16 साल की उम्र में जब अधिकतर बच्चे पढ़ाई और करियर की चिंता करते हैं, ये लड़का अपराध की एक सोची समझी योजना बना रहा था। उसका दिमाग किसी 30 साल के अपराधी जैसा शातिर था, एक ऐसा दिमाग जो न सिर्फ हत्या की साजिश रचता है बल्कि खुद को मासूम दिखाने के लिए सबसे पहले शोर भी मचाता है। ये सिर्फ एक नाबालिग का अपराध नहीं था बल्कि एक चालाक और सोच समझकर की गई प्लानिंग थी। वह जानता था कि शक कैसे हटाया जाए, पुलिस को कैसे गुमराह किया जाए और अपने बचाव के लिए कैसे नाटक किया जाए। उसकी सोच उम्र से कहीं आगे थी। 7 नवंबर 2017 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इस 16 वर्षीय छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी के सामने पेश किया गया। क्योंकि वह नाबालिग था, इस बोर्ड ने उसे बाल सुधार गृह ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश पर उसे एक एडल्ट की तरह ट्रायल का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन सजा के फैसले के बाद कई अपीलें हुई। आरोपी की उम्र और कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए उसे उम्र कैद या फांसी नहीं दी जा सकती थी। हालांकि उसे लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया और उसके रिहेबिलिटेशन पर जोर दिया गया। इस केस से ये बात क्लियर हो गई कि अपराध करने का माइंडसेट उम्र पर डिपेंड नहीं करता। अब कानून नाबालिग अपराधियों को भी बहुत सीरियस ले रही है, यानी अगर कोई नाबालिग गंभीर अपराध करता है तो उसे भी अब आसानी से छूट नहीं मिलेगी। कानून अब ऐसे केस में सख्ती से पेश आ रहा है। अगर पहला आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को 72 दिन की जेल में रहने के बाद 21 नवंबर 2017 को अदालत ने उसे जमानत दे दी और वह आखिरकार जेल से बाहर आ गया। इसके बाद अशोक कुमार के लिए यह सब कुछ अचानक बदल गया, यहाँ तक कि उसे इस केस में गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने के कारण काफ़ी मानसिक और सामाजिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। प्रद्युम्न हत्याकांड ने हमें ये सिखाया कि सच्चाई कभी भी छिप नहीं सकती, चाहे आप कितना भी शातिर क्यों ना हो। अशोक कुमार और उस 16 वर्षीय छात्र दोनों की जिंदगियां इस केस ने बदल दी, लेकिन कानून और न्याय हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। इस केस ने यह भी साबित किया कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कितने घातक हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।